अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया है कि हम चैप्टर नंबर 13 की वीडियोस बना रहे हैं और लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था विद ऑल कंप्लीट पार्ट्स। तो आपने सबसे पहला एक काम करना है, क्योंकि ये चैप्टर है ही एक इस तरह का कि ये कनेक्टेड, इसको आप बोल सकते हैं कनेक्टेड चैप्टर, जिसकी वीडियोस आपको एक साथ लाजमी सुननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, ताकि जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैंने सारी की सारी बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस किया, बहुत ही डिटेल के अंदर, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप लोगों ने सबसे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है जिसके अंदर एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, उसको देख लें, उसको सुन लें, ताकि आपके नेक्स्ट जो जितनी भी वीडियोज होंगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एकदम एकदम जबरदस्त हो जाएंगे। ठीक है जी, चलें अब आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3, कोशिश होगी कि हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तीनों क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे इस वीडियो के अंदर, और ये हमारी एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगी 3 क्वेश्चंस की। चलें स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने भी जरा गौर से ध्यान से समझना इस बात को। देखें, मैं एक बार कहता होता हूँ कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत आसान चीज है, अगर आपका मेंटल मैथ थोड़ा अच्छा है, मतलब आप दिमाग पे थोड़ा मतलब कि वजन डालेंगे और थोड़ा अच्छा से सोचने की कोशिश करेंगे ना, तो ये डेली रूटीन की सारी बातें हैं और ये हमने की हुई हैं या हम कर ले होते हैं या हमने सुनी सुनाई होती हैं बातें, उसी को हमने क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास, वन अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है जी, ये आपके पास एक मैथमेटिक्स एक पूरा वर्ड है, उसमें से आपसे कहा गया कि एक अल्फाबेट हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। तो चलें सबसे पहले मैं इसके सैंपल स्पेस बनाता हूं। तो अब चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन। ये लें जी, मैंने लिखा सबसे पहले द सैंपल स्पेस इज, बच्चों सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस एक्चुअली हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर हम पॉसिबल द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो मतलब यह है कि जो भी हमें एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी उसको हम इसके अंदर लिखते हैं। तो चलिए मैंने लिखा S इज इक्वल, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों जरा गौर से सुनिएगा। तो S का मतलब है सैंपल स्पेस का सेट, इसमें ये जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, मतलब वर्ड के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सबको हम लिखेंगे। मैं लिखूंगा MATH, उसके बाद है E, उसके बाद है अगेन M। चले मैं M को सही करके लिख दूं, M, उसके बाद A, उसके बाद T, उसके बाद I, उसके बाद C एंड पे है S। ठीक है जी, ये मेरे पास मैथमेटिक्स जो है एक जो वर्ड है उसको मैंने इस तरह से सारा कंप्लीट लिख दिया। अब हमने इसमें जो S के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे उसको करते हैं काउंट। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों टोटल जो मेरे पास इस सेट के अंदर, सेट S के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 11। तो मैं लिखूंगा n ऑफ S इज इक्वल 11। ठीक है जी, ये सबसे पहली बात जो सैंपल स्पेस है वो हमने बना लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनके पार्ट्स की तरफ। तो बच्चों जो नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग, हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो चलें सबसे पहला जो पार्ट है बच्चों उसमें लिखा हुआ है वॉवेल। तो वॉवेल क्या है? इसके अंदर बच्चों ये जो S वाला सेट है सैंपल स्पेस जो है इसमें जो वॉवेल हरूफ है वो हम लिख लेंगे। तो चलिए मैं पहला पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ इसका। बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, कर लेंगे लेट। हम जब जिस स्टूडेंट ने अब लास्ट वीडियो देखी है ना उनके लिए ये जरा भी मसला नहीं है। मैं ये इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग लास्ट वीडियो देख लो ताकि आप लोगों को ये सारी बातें पहले से पता होनी चाहिए। बच्चों आपने लेट करना है, लेट ए बी एन इवेंट। हम एक इवेंट लेते होते हैं जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग क्या गेट करना है? वॉवेल्स। हम लिखेंगे वॉवेल। ठीक है जी, चलें अब मैं ए का नाम दूंगा इस सेट को मैंने ए का नाम दिया। इसके अंदर बच्चों देखो अब जो आपके पास सैंपल स्पेस का सेट है उसमें से जो वॉवेल हरूफ हैं, वॉवेल अल्फाबेट्स हैं वो लिख लेंगे। तो बच्चों आपको पता है जो वॉवेल अल्फाबेट्स हैं वो आपके पास एक होता है A I O U, टोटल 5 है, एक ए आ जाएगा। चले मैं यहाँ पे अगर
मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। एक बच्चों ए है, एक ई है, एक दोबारा ए है और एक आई है, ठीक है। तो ये टोटल मेरे पास 4 बनते हैं, ए, ई और दोबारा से ए, उसके बाद बच्चों आई है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गए, मैं इसको लिख लूंगा ए यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद मैंने लिखा ई, उसके बाद मैंने लिखा आई, चले मैं आई और उसके बाद ए रहता है वो ये मेरे पास, आप आगे पीछे लिख सकते हो, इनको कोई इशू नहीं है। चले मैंने ये एक सेट बनाया जिसको मैंने इस तरह से शो कर दिया। अब बच्चों इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, इसके अंदर टोटल जो एलिमेंट्स है वो टोटल 4 हैं, तो मैं लिखूंगा n ऑफ a इज इक्वल 4, ठीक है जी। चलें अब आपने बच्चों क्या करना है, अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हम लिखेंगे यहाँ पे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल n ऑफ a ओवर n ऑफ s। ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपने याद रखना है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने लिखा हुआ है, बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देख लेनी है। अच्छा जी, अब बच्चों आपने प्रोबेबिलिटी वैसी रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 4 है, इसकी जगह 4 आ गया, एन ऑफ एस की जगह हम लिखेंगे 11, क्योंकि एन ऑफ एस आपके पास क्या है 11 की इक्वल है, हमने इसकी जगह लिखा 11, और ये 4 और जो आपके पास 11 है इसको हम एक सेम टेबल पे कट नहीं कर सकते, ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ये था छोटा सा हमारा ये वाला पार्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें आपसे पूछा हुआ है बच्चों, सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें पूछा हुआ है कॉन्सोनेंट। तो बच्चों कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो कॉन्सोनेंट क्या है, वो आपके पास एक्चुअली टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, उनमें से 5 जो अल्फाबेट है वो वोवेल है, बाकी जो 21 बचते हैं वो आपके पास सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 2 पे, नंबर 2 पे हमने फाइंड करना है कॉन्सोनेंट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट बी, मैंने एक और मतलब कि अल्फाबेट चेंज कर दिया, मैंने लिखा लेट बी एन इवेंट, लेट बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट। अच्छा जी, हमने लिखा कि जो आपके पास सेट बी होगा वो वाला होगा जिसमें हम कॉन्सोनेंट लिखने। अच्छा भी, अब हम कॉन्सोनेंट लेंगे इसमें, तो कॉन्सोनेंट कौन से होंगे बच्चों, ये ए, ई, ए, आई, इसको छोड़ दें, बाकी जो आपके पास एम, टी, एच, एम, टी, उसके बाद सी और उसके बाद एस, तो ये आपके पास टोटल जो बनेंगे 7, जो आपके पास ये जो 7 डिजिट्स बनेंगे, जो 7 अल्फाबेट्स बनेंगे, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बनेंगे कॉन्सोनेंट। तो चलो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से बात क्लियर हो जाए। मैं लिखूंगा एम, टी, उसके बाद एच, उसके बाद एम, उसके बाद अगेन टी, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा एस। तो ये टोटल मेरे पास 7 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास बन गए 7। तो इसको मैं लिखूंगा n ऑफ b, बच्चों n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट b, ये आपके पास आएगा 7, ठीक है, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो बच्चे अब आपने n ऑफ b लिख लिया, अब हम लिखेंगे यहाँ पे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल n ऑफ b ओवर n ऑफ s, ठीक है जी, ये आपने फार्मूला यूज किया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n ऑफ b की वैल्यू बच्चों आपके पास 7 है और n ऑफ s की वैल्यू आपके पास ऊपर 11 है, हम यहाँ पे 11 रखेंगे, और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब इवेंट b आ जाएगी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 7 ओवर 11 है तो एक सेम टेबल पे इनको कट हम नहीं कर सकते, ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट है थर्ड वाला पार्ट जो है, उसमें आपने फाइंड करना है एन ई। क्या फाइंड करना है बच्चों, एन ई फाइंड करना है। तो ई आपके पास क्या है, अब आपसे ये कहा गया कि जो आपके पास सैंपल स्पेस का सेट है, जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसके अंदर ई कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। अच्छा जी, चलें अब हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता देते हैं, जो कि आपके पास ई है। तो ई आपके पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो ई आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो हम उसको जरा लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास ए, ये टी था और ये एच था, ये जरा थोड़ा सा रिमूव हो गया, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा,
अब आपने बच्चों क्या करना है, आपने ई फाइंड करना है, ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं थर्ड वाला पार्ट। तो ये ले जी, मैंने लिखा थर्ड वाला पार्ट, और यहाँ लेट करेंगे। देखिए लेट आपने हर पार्ट के अंदर करना है, जो आपने जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने एक इवेंट रखना है, एक इवेंट का सेट लेट करना है, जिसके अंदर पॉसिबल जो आपके पास रिजल्ट्स आया करेंगे वो लिखने होते हैं। अच्छा जी, फेवरेबल रिजल्ट्स आते हैं बच्चों। ए लेट आपने, चलो सी ले लें अब, सी बी एन इवेंट, लेट सी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, आपने क्या गेट करना है, आपने गेट करना है द ई, या आप कह सकते हो एन ई का मतलब आपने ई फाइंड करना है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि जो ई वाला, ई जो मैथमेटिक्स के अंदर जो ई डिजिट्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, वो कितने होंगे। तो सी हम लिखेंगे, सी इज इक्वल, एक ही हमारे पास ई है तो हम लिखेंगे 1 टाइम, तो हम इसको लिखेंगे n ऑफ c इज इक्वल टू 1, क्योंकि c आपके पास जो c सेट है इसके अंदर बच्चों एक ही एलिमेंट है, वो है e, तो हम उसको 1 का नाम देंगे कि n ऑफ c इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो। आप लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल n ऑफ c ओवर n ऑफ s। ठीक है जी, ये आपने फार्मूला यूज किया, और n ऑफ c एक दफा वैसे ही रखें बच्चों। n ऑफ c आपके पास क्या है 1, और n ऑफ s आपके पास 11 है, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसका जो 4 वाला पार्ट है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारे सामने ये जो वर्ड हमें दिया गया है वो भी रहे और हम इसको सॉल्व भी कर सकें। अच्छा जी, अब बच्चों देखें 4 वाला है NA। अब हमने वो वाले लेने हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करती है कि कितनी दफा ए आया है, ए कितनी दफा रिपीट हुआ है। हम लिखेंगे 4, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, हम लिखेंगे लेट डी बी एन इवेंट ऑफ, लेट डी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, हमने अब क्या गेट करना है, ए मतलब गेट करना है एन ए। ठीक है जी, अब हमने इस सेट को दिया नाम डी का। अब बच्चों देखो आपके पास ए कितनी दफा आया, एक हमारे पास ए है ये वाला, और एक है हमारे पास ए ये वाला, तो हमने इसको लिखा ए हमारे पास जो आया वो 2 टाइम आया, मतलब कि हमने लिखा ए हमारे पास कितनी दफा आया, 2 दफा आया। मैथमेटिक्स के अंदर जो डिजिट हमारे पास ए है वो हमारे पास 2 दफा आएगा, एक ये ए है और एक ये ए है, तो हमने इसको लिखा n ऑफ डी का मतलब ए डी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वो आपके पास 2 आएंगे, मतलब ए 2 दफा आएगा। तो उसके बाद हम इसको लिखेंगे थस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल n ऑफ डी ओवर n ऑफ s। तो हम प्रोबेबिलिटी साथ साथ चेंज करते जाएंगे जैसे जैसे हम उसका जो इवेंट लेते जाएंगे। अच्छा बच्चों, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल n ऑफ डी की जगह पे हम पुट करेंगे n ऑफ डी हमारे पास बच्चों 2 है, तो ये आ गया 2, और n ऑफ s हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 11 है। ठीक है जी, ये आपने इसको सोल्व कर दिया, ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। अब बच्चों चलते हैं इसका सेकंड लास्ट वाला जो पार्ट है वो है 5 वाला पार्ट। अच्छा जी, अब बच्चों आपने एक काम करना है, ये इसका नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है, इसको करते हैं सोल्व। तो इसमें हमने फाइंड करना है नॉट m। अब बच्चों नॉट m का मतलब क्या है, नॉट m का मतलब ये है कि अभी सबसे पहले मैं आपको नोट का मतलब समझाता हूँ। पहले हम ना सिंपल आप ये समझो कि आपके पास ना नोट नहीं है, सिंपल आप ये समझो कि आपके पास m है। आपने m की फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी के मैथमेटिक्स जो एक वर्ड है जो आपके पास, उसके अंदर m कितनी दफा आया है। ठीक है, वैसे तो वो 2 टाइम आया है, तो हम चलो सबसे पहले ना इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि m कितनी दफा आया। चलें ये देखें बच्चों, मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है, ये लो मैंने यहाँ लिखा लेट, आप अब पहले डी यूज किया, अब आप ई यूज कर लो, कैपिटल ई, लेट ई बी एन इवेंट, लेट ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, आपने क्या गेट करना है, आपने गेट करना है ऑफ गेटिंग एन ई, सॉरी एन एम आप फाइंड करेंगे ना, और आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे साथ ही लिख रहे हैं, चले आपने लिखा लेट ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एम। आपने सबसे पहले एम फाइंड करना है, मतलब कि मैथमेटिक्स के अंदर एम कितनी दफा आया, तो हमने इस जो इवेंट वाला सेट है उसको हमने ई का नाम दिया,
हम लिखेंगे ई इज इक्वल एम कॉमा एम, मतलब कि हमारे पास एम 2 टाइम आया। हम लिखेंगे एन ऑफ ई इज इक्वल टू के ई सेट जो है उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, ठीक है जी। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे थस, क्या लिखेंगे, थस पी ऑफ ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस, ठीक है जी। अब हमने ये फार्मूला बना लिया। अच्छा, अब एन ऑफ ई की वैल्यू 2 है और एन ऑफ एस की वैल्यू पीछे हमारे पास फिक्स है, वो है 11। तो ये आपके पास पी ऑफ ई की वैल्यू आई, वो आई 2/11। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या आपको क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है नॉट एम। नॉट एम का मतलब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब इसके अंदर दूसरा केस आ गया कि एम नहीं है इसके अंदर, मतलब आपसे ये कहा गया कि मैथमेटिक्स एक जो आपके पास वर्ड है इसके अंदर टोटल 11 अल्फाबेट्स हैं और इन अल्फाबेट्स में से एम को निकाल दो, एम को निकाल दो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते हुए। तो हम इसके लिए एक नया फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। जब भी बच्चों क्वेश्चन के अंदर नॉट आ जाए, नीदर आ जाए या आपके पास नॉर आ जाए, इन तीनों केसेस के अंदर जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने बच्चों फार्मूला यूज करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। अब ये ई और आपका ई चेंज हो जाया करेगा, बाज दफा ए आ जाएगा, बाज दफा कुछ भी होगा, मतलब फार्मूला आपका जनरली ये रहा करेगा, ठीक है। जो इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये वाला फार्मूला यूज किया करेंगे। तब कब यूज करना है, जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर नॉट आएगा या नीदर आएगा या आपके पास यहाँ पे मतलब के नॉर आएगा। चलें बच्चों, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एम, हम ये हेडिंग दे सकते हैं प्रोबेबिलिटी। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एम, ठीक है जी। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने ई लिया होगा यहाँ पे, उसको 1 में से बच्चों माइनस कर देंगे जो ई की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है 2/11। तो अब हम यहाँ पे इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपके पास 11 आ जाएगा और इस 1 के नीचे 1 है, तो इसका मतलब हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। हम इसको बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब आपके पास बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे वो आ जाएगी 11 माइनस 2 होता है 9, तो 9/11। ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है जी। अब बच्चों लास्ट पार्ट है उसको हम करते हैं सॉल्व, तो फिर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा बच्चों, लास्ट वाला पार्ट क्या है, देखें क्वेश्चन को एक दफा देख लेते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन आपका वही है। अब आपसे कहा गया कि आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी नॉट टी। अच्छा, अब आपने नॉट टी का मतलब है आपने पहले ये समझना है कि नॉट नहीं है, आपने पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ टी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी का मतलब बच्चों आपके पास टोटल 11 अल्फाबेट्स है मैथमेटिक्स के, उसमें से टी को निकालना है आपने, ठीक है। तो नॉट टी का मतलब टी को आपने निकालना है, जैसे आपने अभी भी लास्ट पार्ट किया जिसमें से हमने मतलब एम को निकाला है। अच्छा चलें, अब हम इसको पहले हम टी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले ई यूज हो गया, इसके बाद हम जो अल्फाबेट यूज करेंगे वो हम यहाँ पे एक और यूज कर सकते हैं। चलें एम ले लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि टी फाइंड करना है तो आप यहाँ पे एम ले लें। चले मैंने लिखा इसका जो 6 वाला पार्ट है उसको मैंने लिखा लेट एम बी एन इवेंट। जो हमारे पास एम होगा वो एक इवेंट होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग टी, ठीक है जी। हमने टी फाइंड करना है ना। तो अब मुझे बताओ कि जो एम होगा हमारे पास सेट, उसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे, मतलब टी कितनी दफा आया, टी आपके पास आया 2 टाइम। टी आपके पास कितनी दफा आया 2 टाइम। मैथमेटिक्स के अंदर टी आपके पास 2 टाइम आया। अब इसका मतलब ये है कि एन ऑफ एम जो होगा वो आएगा 2 के इक्वल, ठीक है जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एम वो इक्वल आपके पास 2 आ जाएगा।
हम इसकी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी। हम लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इज इक्वल n ऑफ कैपिटल M ओवर n ऑफ s। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आप इसके सामने भी वैल्यू पुट कर सकते हो। बच्चों n ऑफ m का मतलब 2 है और n ऑफ s का मतलब 11 है। ठीक है जी, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ m जो हमारे पास आई वो आई 2/11। अच्छा जी, अब हमने एक्चुअली हमारा क्वेश्चन है नॉट, हमारा क्वेश्चन है नॉट टी। ठीक है, नॉट टी का मतलब ये तो हमने टी फाइंड किया। अब अगर हम नॉट साथ नॉट लगाएंगे तो इस नॉट का मतलब क्या होगा, हमने इसको m के कॉम्प्लीमेंट में से इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। हम लिखेंगे लास्ट पे, हम लिखेंगे इसको प्रोबेबिलिटी 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 ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट टी। ठीक है, ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो नॉट टी लिखा। अब इसका मतलब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ m कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप इसको लिख रहे हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m की वैल्यू बच्चों आपने अभी अभी 2/11 फाइंड की है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2/11। अब आपने इसका लेना है एलसीएम, तो आपको पता है ये इधर 1 है तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। अच्छा जी, अब आप बच्चों 11 को एलसीएम कर लेंगे और इन दोनों को कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 जा 11 और 2 1 जा 2, तो बच्चे आपके पास 11 माइनस 2 क्या होगा, वो होगा 9, 9/11। ये आपके पास बच्चों आंसर आएगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ m इज इक्वल 9/2। जब आपके पास नॉट टी होगा तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, ये आपके पास नेक्स्ट 4 वाला क्वेश्चन है 13.1 एक्सरसाइज। तो ये जो 4 वाला पार्ट है इसमें देखें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है असलम रोल्ड अ डाइस। देखें सबसे पहली बात यह है कि असलम रोल्ड अ डाइस का मतलब ये है, हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास होगा, हम लिखेंगे द सैंपल स्पेस इज, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द सैंपल स्पेस या आप लिखोगे द सैंपल स्पेस विल बी। अच्छा, आपके पास जो सैंपल स्पेस होगी वो क्या होगी, हमने आपको पता है कि एस से रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल स्पेस को। जब आपने एक डाइस को रोल किया, डाइस का मतलब होता है बच्चों लूडो का दाना, तो उसमें या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या फिर आपके पास 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, टोटल 6 डॉट्स होते हैं ना, तो आपके पास ये होगा। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे n ऑफ s जो होगा, n का मतलब बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट जो s है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, वो 6 है, तो हम लिखेंगे n ऑफ s इज इक्वल 6। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखें लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स 3 and 4। अच्छा, 3 और 4, तो आपसे कहा गया कि आपने 3 और 4 की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है। अच्छा जी, हम लिखेंगे लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग let A be an event of getting 3 और 4। ठीक है जी, आपने 3 और 4 की जो मतलब कि आप लिख सकते हैं let A be an event of getting the numbers 3 और 4। तो हमारे पास जो A सेट होगा बच्चों उसके अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, एक 3 आएगा और एक 4 आएगा, क्योंकि हमने 3 और 4 की ही तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे 3, 4। अच्छा जी, अब हमने लिखा इसको। नेक्स्ट देखें, अब आपके पास देखो n ऑफ a क्या बन जाएगा, मतलब a सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, वो आपके पास आएंगे 2 एलिमेंट। ठीक है, 2 एलिमेंट। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करेंगे, हम लिखेंगे थस p ऑफ a इज इक्वल n ऑफ a ओवर n ऑफ s। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा इसका फार्मूला। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो चले मैं इधर इसके सामने वैल्यू पुट कर देता हूँ। जो n ऑफ a की वैल्यू आपके पास 2 है और n ऑफ s की वैल्यू आपके पास 6 है, तो आप इसको एक सेम टेबल पे कट कर लो, 2 1 2 3 6, तो ये आपके पास आएगा 1/3। इसका मतलब आपके पास जो 3 और 4 नंबर हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/3। अच्छा, लेकिन आप क्वेश्चन पे चलते हैं बैक। क्वेश्चन के अंदर आपको बच्चों ये कहा गया था
कि आपके पास ये नेक्स्ट देखो लिखा हुआ ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर्स 3 और 4। बच्चों मैंने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 में मैंने आपको बात बताई थी कि जब क्वेश्चन के अंदर नॉट आ जाए, नीदर आ जाए या नॉर आ जाए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली 3 और 4 की। अब हम नॉट आ गया क्वेश्चन के अंदर, तो नॉट का मतलब हमने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या होगा, हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ चुकी है उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो हम स्टेटमेंट क्या देंगे, हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी, हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 3 एंड 4 ऑफ नॉट गेट, चलिए आप लिख लें ऑफ गेटिंग नॉट 3 और 4। ठीक है जी, ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है जी, अब 1 माइनस बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने ये अभी ऊपर फाइंड की है, वो है 1/3। इसको हम सोल्व कर लेंगे बाय एलसीएम, तो इसके नीचे भी 1 है, तो बच्चों 3 आपके पास आ जाएगा एलसीएम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1, तो ये आपके पास 3 आएगा। उसके बाद 1 × 1, तो ये आपके पास आएगा 1। ये बच्चे 3 - 1 क्या होता है 2, ये आपके पास आएगा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 2/3। तो ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद है आप सब लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया होगा।